देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हैं, इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी एक साल में घटनाक्रम है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक का टोटल अद्यतन है। तो इसमें सबसे पहला जो न्यूज देखते हैं, टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पावरफुल व्यक्ति को भी देखते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति 2023 को, इसको देखते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, इसको भी इसी में देखेंगे, कौन है टॉप नंबर पर, इसको देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा, जो कि अपकमिंग एग्जाम यूपीपीसीएस और ईपीएफओ और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका भूमिका रहेगा। तो इसको देखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की जो वार्षिक सूची है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023, या इसको जारी किया गया है। ये सूची का जो 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की जो टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों में बांटा गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कितने श्रेणियों में बांटा गया है। 6 श्रेणी में टॉप नंबर के व्यक्ति रहेंगे, जो कि कलाकार, प्रवर्तक, जो कि असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकन्स और पायनियर्स के अंतर्गत रखा गया है। टोटल 6 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें से सबसे पहले देखते हैं स्मरणीय पॉइंट को। कलाकार जो आर्टिस्ट, ये भी एक श्रेणी है। इसमें मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री जिनका नाम है सलमा हायेक, और अमेरिकी अभिनेत्री जिनका नाम है ड्रू बैरीमोर सहित कुल मिलाकर 19 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए प्रवर्तक, जो कि इन्वर्टर श्रेणी में देखा जाए तो शामिल प्रमुख व्यक्ति में किलियन एम्बापे, जो कि फ्रेंच के फुटबॉलर है, और इसके अलावा इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको भी शामिल किया गया है, जो कि इन्वर्टर श्रेणी में है। साथ ही साथ असाधारण व्यक्ति में देखा जाए टाइटन्स में, इस श्रेणी में शामिल जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसमें पद्म लक्ष्मी, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है पद्म लक्ष्मी, और अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविज़न होस्ट है। साथ ही साथ एलन मस्क, आपको पता है स्पेसएक्स के संस्थापक है। ट्विटर को भी इन्होंने खरीद लिया था, ट्विटर के सीईओ भी हैं। ठीक है, और इसके बाद लियोनेल मेसी का आपको पता है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। इनको भी असाधारण व्यक्ति, जो कि टाइटन श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं नेता की श्रेणी में, जो कि लीडर्स श्रेणी में देखते हैं, कुल मिलाकर 20 लोग को शामिल किया गया है, जिनमें से ओलेना जेलेंस्का, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है, काफ़ी ये भी इनको शामिल किया गया। जो बाइडन, आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बोला अहमद तिनुबू, जो कि नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। जेनेट एलेन, अमेरिका के वित्त मंत्री, और इन लोगों को शामिल किया गया है लीडर्स की श्रेणी में। और आइकन श्रेणी में कुल 15 लोगों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भारतीय अभिनेता जो है शाहरुख खान को भी शामिल किया गया है 15 लोगों की श्रेणी में आइकन्स में। पायनियर्स में भारतीय फिल्म के निर्देशक एस राजमौली को शामिल किया गया है। अभी हम लोग एस राजमौली द्वारा जो निर्देशित सॉन्ग है, इसको भी सुनेंगे हम लोग। सुनने का मतलब यह है कि इनको प्राइज मिला है, इसको भी देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं फिनलैंड, जो कि नाटो का 31वां सदस्य, इसको देखते हैं। नाटो का फुल नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके विषय में हम लोग बहुत सारा फुल ब्रीफ डिस्कशन में एक वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, जिसको पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस है, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुल मिलाकर 31 देश शामिल हो गए। पहले तो 30 था, अभी हाल में एक को शामिल किया गया है, जो कि 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी 1949 में। 4 अप्रैल 1949, इसको याद रखिए ये डेट। ठीक है, कहाँ पे संधि रखी गई थी? उत्तरी अटलांटिक संधि। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। रसिया यूक्रेन के मध्य जो युद्ध का कहीं न कहीं नेटो का भी हाथ रहा है, कह सकते हैं एक तरह से। और इस संधि को वाशिंगटन ट्रीटी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। वाशिंगटन संधि आ गया तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। नेटो का फुल नेम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल कितना देश हैं? 31 देश। अभी हाल में
और यूरोप और उत्तरी अमेरिका कुल मिला के 31 देश शामिल हैं। अब इसके विषय में देखते हैं। स्मृति पॉइंट यह है कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। तो न्यूज़ में तो यही है, फिनलैंड हाल में है। इससे पहले बहुत सालों पहले फिनलैंड बोला था नाटो का सदस्य बनने के लिए। इसकी वजह से रसिया और फिनलैंड में काफ़ी टसन रहता था, क्योंकि रसिया के पास ही फिनलैंड है। 4 अप्रैल 2023 को नाटो का नवीनतम सदस्य बना, जो कि 31वां सदस्य बना है। इसके पहले उत्तरी मैसेडोनिया जो कि 30वां सदस्य बना था, कब बना? 2020 में। तो 2023 में कौन बन गया? फिनलैंड। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है। और अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही साथ फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। इसके अलावा देखते हैं, स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और वह भी नाटो का सदस्य बन जाएगा, हो सकता है भविष्य में। साथ ही साथ 4 भागीदार देश पार्टनर कंट्रीज ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षाएं घोषित किया है, जिसमें से बोस्निया है, हर्जेगोविना है, जॉर्जिया है, स्वीडन और यूक्रेन। यूक्रेन तो पहले ही बोला था, जिसकी वजह से रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा अभी भी। ठीक है, नाटो के सदस्य बनने के लिए स्वीडन तो हो गया। इसके अलावा जॉर्जिया, हर्जेगोविना, बोस्निया ये सब हो गया। ठीक है, सॉरी स्वीडन अभी नहीं हुआ, फिनलैंड हुआ है। इसके अलावा देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 आर्टिकल में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल है। ठीक है। और अब देखते हैं नया रिपोर्ट, जो कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया। पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस कब जारी हुआ? 2012 में। इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रशासन है और इसे गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया गया है या किया जाता है। स्मृति पॉइंट यही है कि 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया गया। यह इसका 2023 में जो प्रकाशन हुआ रिपोर्ट को जारी किया गया है, इसका 11वां संस्करण है। इसमें कुल मिलाकर 6 कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन तो यही है। यूपीपीसीएस या यूपीएससी या अदर स्टेट में अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पिलर्स पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, कारक पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा इनकम पहला है, सोशल सपोर्ट हो गया सेकंड, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस मतलब जीवन में जो विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। इन 4 आधारों के अलावा जेनरसिटी हो गया और परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो कुल मिलाकर 6 आधार हो गया। इन 6 आधारों पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें कुल मिलाकर 137 देशों को रैंक दिया गया और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग के लिए 2020 से 2022 तक के अधीन कुल 3 वर्ष के जो गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। तो अब इसको देखते हैं नेक्स्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड को सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और वही फिनलैंड जो कि अभी नाटो का सदस्य देश बना, जो कि 31वां सदस्य देश बना है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस है। देखिए फर्स्ट नंबर पर कौन है? फिनलैंड है, जिसका स्कोर है 7.804। डेनमार्क का 7.586 जो कि सेकेंड नंबर बना हुआ है। वहीं पर आइसलैंड जो कि 3rd नंबर बना हुआ है। इजराइल चौथे नंबर पर है 7.473। नीदरलैंड्स 5th नंबर पर है 7.403। वहीं पर आप देखते हैं सबसे कम प्रसन्न देश सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान का रैंक है 137 के साथ अफगानिस्तान लास्ट पे बना हुआ है, जिसका स्कोर है 1.859। इसके पहले लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक,
अब अपने देखते हैं अपने प्यारा देश भारत कहाँ पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत, अपना प्यारा देश भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है आउट ऑफ 137 कंट्री में। तो 137 कंट्री में भारत का स्थान जो कि है 126वां स्थान है, जिसका स्कोर है 4.036। ठीक है, तो भारत इससे पहले 2022 में भारत का 136वां नंबर था वर्ल्ड 2022 में, अभी 126 स्थान है 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अब देखते हैं लद्दाख और मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महान संस्थानों या स्थानों की सूची 2023 में शामिल है। इसको देखते हैं लद्दाख और मयूरभंज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 सबसे महानतम स्थल को, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट प्लेस की सूची जारी किया है। इस सूची में भारत के 2 स्थल जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और ओडिशा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। और ये 50 स्थल 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। साथ ही साथ असमड़ी पॉइंट को देखते हैं। असमड़ी पॉइंट में देखिए मयूरभंज ओडिशा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। तो विलक्षण बाग और प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य, जो छाऊ नृत्य है यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल और टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है, इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पलाइन भू परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, जो पहला डार्क स्काई अभयारण्य है, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, जो कि लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्सों में हनेले गांव में स्थापित किया गया है, पहला डार्क स्काई अभयारण्य। अब देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 का रिपोर्ट। इससे एक क्वेश्चन आप 100% मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से, जो कि जितनी भी रिपोर्ट है इससे 100% आना है। तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के 10वां संस्करण को जारी किया गया। स्मरणीय पॉइंट ये है कि विश्व के 163 देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, भाग लिया, और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 99.7% जो जनसंख्या है आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार 2022 में आतंकवाद से मरने वाले की जो संख्या है 6701 दर्ज किया गया है 2022 में, और यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 9% में गिरावट आई है। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर गिरावट हो रही तो काफ़ी अच्छी बात है। और 2022 में आतंकवादी हमलों, जो टेरर अटैक की संख्या वर्ष 2021 की तुलना में 28% का गिरावट हुआ है। वहीं पर 2021 की भली बातें देखा जाए 2022 में भी इस्लामिक स्टेट, जो IS बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह, डेडलिएस्ट टेरर ग्रुप बना हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे घातक इस्लामिक या आतंकी समूह कौन सा है, वह है इस्लामिक स्टेट, जो 410 आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है वर्ष 2022 में। वहीं पे वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 1045 मौत हुई है। इस्लामिक स्टेट उसके लिए उत्तरदायी है 1045 मौतों के लिए। साथ ही साथ देखिए भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल मिलाकर 71 ऐसे देश हैं जहां पे शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो देश याद कर लीजिए, भूटान है, चाइना है, कुवैत है, ओमान है, सिंगापुर है। और आतंकवाद से प्रभावित 5 देश जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो है अफगानिस्तान, इसका स्कोर 8.822 के साथ पहले नंबर बना हुआ है। बुर्किना फासो जो कि इसका स्कोर है 8.564, सोमालिया का है 8.463, माली का है 8.412 और सीरिया का है 8.161। वहीं पर आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान देखते हैं। ब्रिक्स देश मतलब ब्रिक्स ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और दक्षिण अफ्रीका, एस से
साउथ अफ्रीका बोलते हैं। तो ब्राज़ील का स्थान 85 नंबर पर, रसिया का स्कोर 45 रैंक है इसका, और भारत का स्कोर 13 रैंक है, ठीक है। और चाइना का स्कोर 93 है और 79 स्कोर है साउथ अफ्रीका का। तो भारत का इसमें पोजीशन थोड़ा डाउन है, जो कि 13 नंबर पर है। तो 13 नंबर देखिए बहुत अच्छा नहीं है, इसमें टॉप नंबर पर देखिए नंबर 1 बना हुआ है। तो अफगानिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है, ठीक है। तो इसमें अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 की रिपोर्ट को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सिप्री, इसका नेम याद कर लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं सिप्री। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022, जिसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तांतरण की मात्रा है वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी को दर्ज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्मरणीय पॉइंट यही है कि 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर देश, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी है। सबसे ज़्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है, यूएसए। इसके बाद रसिया का नंबर है, फ्रांस का, चाइना का, फिर जर्मनी का नंबर है। टोटल 100% में से अकेले अमेरिका का जो परसेंटेज है 40% है। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमेरिका। और देखिए संयुक्त रूप से 5 देश, अगर 5 देश को मिला लिया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी को 76% अकेले एक्सपोर्ट करते हैं ये 5 देश। और अमेरिका जहाँ से 40% अकेले ही करता है, जिसमें 2013-17 में 14% का वृद्धि दर्ज किया गया। 2013-17 से अभी कंपेरिजन किया जाए तो 14% का वृद्धि दर्ज है। वहीं पे सबसे बड़े खरीदार कौन है? जो आर्म्स को इंपोर्ट करता है, जो खरीदता है, वह है अपना प्यारा देश भारत। फिर सेकंड नंबर पर रसिया बना हुआ है, कतर थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ है और चाइना जो कि 5वें नंबर पर। तो भारत का स्थान जो कि एक्सपोर्ट में तो दूर दूर तक नाम नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, और वहीं पर खरीदारी में नंबर 1 बना हुआ है अपना प्यारा देश भारत। तो सुरक्षा पर कितना पैसा अपना देश खर्च कर रहा है तो समझ सकते हैं। साथ ही साथ संयुक्त रूप से ये 5 देश प्रमुख जो शस्त्रों के कुल आयात का लगभग 36% हिस्सा जो कि अकेले 5 देश करते हैं। कौन कौन है? भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। वहीं पर 2013-17 के मुकाबले में देखा जाए तो 2018-22 में भारत का जो कुल आयात में 11% का कमी दर्ज की गई है। एक तरह से अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, तो अपने देश में बहुत सारे हथियारों को बनाया जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जितना बाहर देश से हथियार को कम मंगाएंगे उतना ही हम लोग को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए 2018-22 की विगत वर्षों की भांति भारत का सबसे बड़ा अगर हथियार आपूर्तिकर्ता देश है भारत, और भारत के कुल शस्त्र आयात में अगर देखा जाए तो रूस की हिस्सेदारी अकेले 45% है। भारत रसिया से बहुत ज़्यादा शस्त्र का आयात करते हैं। 2018-22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस सेकंड नंबर पर है, वहीं पर अमेरिका तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर 2017-21 के मध्य भारत जहां वह शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं पर 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर है। रसिया, फ्रांस, इजराइल द्वारा जो किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में देखा जाए तो भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब देखते हैं 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्यारा देश भारत के लिए, और इससे 100% आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, चाहे डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से। तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विषय में देखते हैं। एकेडमी अवार्ड्स, अकादमी पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है।
और प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्कर पुरस्कार जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार है इसका वितरण कब किया गया था? 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और अमेरिकी फिल्म निर्माता जिनका नाम है जेनेट यांग अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेनेट यांग। साथ ही साथ अकादमी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वेवरली हिल्स जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया में है 95वें अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। और वर्ष 2022 के दौरान जो प्रदर्शित फिल्म हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। 95वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ था। सबसे देखिए 95वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु सबसे ज़्यादा 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ थे। वहीं पर डेनियल क्वान और डेनियल स्किल्टन द्वारा निर्देशित जो फिल्म है उसको सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस फिल्म के डेनियल क्वान और डेनियल स्किल्टन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। साथ ही साथ देखिए मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ देखिए यह पुरस्कार या मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने में पहली एशियाई महिला हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल जिसके निर्देशक है डैरेन एरोनोपास्की में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अन्य प्रमुख विजेताओं को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जिनका नाम है जेमी ली कर्टिस जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के जो अभिनेत्री हैं उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उनका नाम है के हुई क्वान जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के अभिनेता हैं, सहायक अभिनेता। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म दिया गया है नेवलनी को जो कि निर्देशक है डेनियल रोहर। सर्वश्रेष्ठ संगीत दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। वहीं पर देखिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य विजुअल इफेक्ट्स ये दिया गया है अवतार द वे ऑफ वाटर जिसके निर्देशक है जेम्स कैमरून। भारत के लिए वह ऐतिहासिक क्षण जहां पर जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट्स विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा देखते हैं तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक जिनका नाम है कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता जिनका नाम है गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर यह पुरस्कार को ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। देखिए भारत के लिए कितना प्राउड की बात है कि तमिल भाषा की फिल्म जिसका नाम है तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक जिनका नाम है कार्तिकी गोंसाल्वेस और गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार को ग्रहण किया। ठीक है, और फिल्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर, इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया, ऑस्कर प्रदान जीता है। वहीं पर द एलिफेंट विस्पर की कहानी एक ऐसी आदिवासी जोड़े हैं जो कि जिनका नाम है बुब्बन और बेलवी जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के साथ एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म जिसका नाम है RRR के गीत है नाटू 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 को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स और द एलिफेंट विस्पर ये दोनों को
ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है, दोनों ही अलग अलग श्रेणी में हैं, तो इसको याद करिएगा। और नाटू नाटू संगीत के संगीतकार कौन है? M कीरावानी, और गीतकार हैं चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार को ग्रहण किया। और इस गीत के गायक है राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग जो है ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। यह अभिनेता जो रहे हैं रामचरण और जूनियर NTR का फिल्माया गया है, तेलुगु भाषा का यह गीत है। वहीं पर 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया है। वहीं भारतीय फिल्म निर्माता जिनका नाम है शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही हैं, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। वहीं पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में जो प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो शो यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। ठीक है, छेल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई, 15 चयनित फिल्मों में थी और लेकिन अंतिम 5 में स्थान नहीं बना सकी, जो कि भारत के लिए फिर भी प्राउड की बात है। और 95वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं या ऑस्कर प्रेजेंटेशन में शामिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय जो प्रियंका चोपड़ा रही हैं, तो ये रहा। इसके अलावा नेक्स्ट में देखेंगे लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के विषय में इस तथ्य को देखते हैं, इस सूचकांक को देखते हैं, जो कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जिसको बोलते हैं लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। और उल्लेखनीय यह है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित एक लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 को जारी किया गया और इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देश को रैंक प्रदान किया गया है और यह 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। साथ ही साथ देखिए, समृद्धि सूचकांक के 3 कार्यक्षेत्र, 12 स्तंभ और 300 संकेतकों पर आधारित है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर से EBPCS और अदर स्टेट PCS एग्जामों में जो पिलर्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए और एलिमेंट्स हो गए, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक में कितने पिलर्स पर आधारित है। टोटल 12 पिलर पर आधारित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 कार्यक्षेत्र हैं, 3 डोमेन्स हैं, तो ये देखिए उल्लेखनीय यह है कि 12 स्तंभ निम्नवत है। 12 स्तंभ जो कि पता होना चाहिए, खासतौर से अगर आप UPPCS या अदर स्टेट PCS एग्जाम को रिटेन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल फ्रीडम, गवर्नेंस, सोशल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इन्वायरमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश परिवेश और उद्यम स्थिति जिसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज कंडीशन, और अवसंरचना एवं बाजार बिंदु जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस। इसके अलावा इकोनॉमिक क्वालिटी, रहन सहन की स्थिति जिसको बोलते हैं लिविंग कंडीशन और हेल्थ। इसके अलावा शिक्षा और नेचुरल इन्वायरमेंट जिसको प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। और नेक्स्ट में है कि विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पर है, वहीं पर दक्षिणी सूडान 167 अंक के साथ या रैंक के साथ अंतिम पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, तो डेनमार्क का रैंक जो कि 2023 में लेगाटम समृद्धि सूचकांक में या विश्व समृद्धि सूचकांक बोल सकते हैं, डेनमार्क का रैंक फर्स्ट है। सेकंड नंबर पर स्वीडन है, थर्ड नंबर पर नॉर्वे है, फोर्थ नंबर पर फिनलैंड जो कि हाल में ही नेटो का सदस्य बना है। फिनलैंड 31वां सदस्य बना नेटो का। स्विट्जरलैंड जो कि
5वें नंबर पे है। वहीं पर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। वहीं पर अगर अपना प्यारा देश भारत की बात किया जाए तो अपना देश भारत 103वां स्थान पे है, ठीक है, 103वां नंबर पे है। टोटल जो कि 167 में अपना प्यारा देश भारत 103वां स्थान पे है विश्व समृद्धि सूचकांक में। वहीं पे 2022 में 100वां स्थान था, थोड़ा सा रैंकिंग माइनस हुआ है। इसके अलावा 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। अब देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक सूचकांक या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन होता है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित एक थिंक टैंक है, उसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। और विश्व के जितने भी देश हैं आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त हैं और 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटक हैं। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है घटक है, जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे विश्व समृद्धि सूचकांक, उसमें 12 पिलर थे। इसी तरह आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में भी 12 घटक हैं। पहला घटक है रूल्स ऑफ लॉ, विधि का नियम जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसमें संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता, सरकार का आकार, जो सेकंड है सरकार का आकार है। थर्ड है नियामक दक्षता, इसमें देखिए व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट फोर्थ है ओपन मार्केट्स, इसमें व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए? टोटल 12 हो गए, 12 घटक हो गए। पहले में रूल ऑफ लॉ में देखिए 3 घटक है, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा और न्याय प्रभावशीलता। सरकार का आकार में 3 है, सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। नियामक दक्षता जिसको रेगुलेटरी एफिशिएंसी में, व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मौद्रिक स्वतंत्रता 3 यहाँ से। और खुले मार्केट में या खुले बाजार में व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12 घटक हो गए। स्मृति पॉइंट ये है कि 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह इसका जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है इसका 29वां संस्करण है। टोटल 184 देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं या उनका तुलना किया गया है। 4 देश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर जो कि 80 या से अधिक रखा गया है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये चारों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड और ताइवान, चारों देश को इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में रखा गया है। 50 से लेकर 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली जो 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्रता, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से भारत, ब्राज़ील और रसिया जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में शामिल हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। वहीं पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है अपना प्यारा देश भारत। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको बोलते हैं COP26 2021, इसमें और पॉइंट है, इसको देखते हैं। इस दौरान जो कि नवंबर 2021 में हुआ था और M4C 5 वर्षों 2021 से 2025 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए और निवेश और संवर्धन बढ़ाना चाहता है ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। स्मृति पॉइंट यही है
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का स्मरणीय पॉइंट है ये कि फरवरी 2023 जो कि 22 फरवरी हम लोग देख रहे हैं स्मरणीय तत्व इसका है भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। तो इसमें 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके M4C में शामिल हुआ है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, एम का फुल नेम है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, ठीक है, फॉर क्लाइमेट। तो इसमें भारत शामिल हुआ है 22 फरवरी 2023 को हस्ताक्षर करके। और भारत अबू धाबी में आयोजित जो I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल हुआ। भारत जो कि टोटल जो सदस्य देश हैं 47 हैं, इसमें वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। 8 से 10 मई 2023 के मध्य M4 क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के विषय में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिका वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से किया जा रहा है या जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया जा रहा है। स्मरणीय पॉइंट यही है कि फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है और वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। और यह सूचकांक विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 90% से अधिक का योगदान करती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक का और स्मरणीय पॉइंट को नेक्स्ट में देखते हैं। जो शीर्ष 3 स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम सेकंड और फ्रांस का जो कि 3rd नंबर पर बना हुआ है। वहीं पर सबसे अंतिम 3 देश हैं। वेनेजुएला सबसे लास्ट में है 55 नंबर पे, और रसिया 54 नंबर पे, और अल्जीरिया जो कि 53 नंबर पे है। वहीं पर अगर बात किया जाए अपना प्यारा देश भारत के विषय में, तो 55 देशों की सूची में अपना प्यारा देश भारत का स्थान 42वें नंबर पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्कोर जो कि 42 है। स्कोर जी कितना है 38.64 स्कोर है और रैंक जो कि 42 है। भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स की श्रेणी में अपना प्यारा देश भारत शामिल है या इसके अंतर्गत आता है। अब देखते बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें यह होता है कि भ्रष्टाचार के आधार पर सूचकांक को तैयार किया जाता है, कौन से देश में कितना करप्शन है और कितना ट्रांसपेरेंसी इसको दिखाया जाता है। तो 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि सचिवालय है बर्लिन कहाँ पे जर्मनी में है, इनके द्वारा हर वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। देखिए इस सूचकांक के आधार पर या इसके तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों को वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षण और विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर विश्व के 180 देश क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान किया गया है। देखिए इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 अंक तक विस्तारित पैमाना है, जहाँ पे 0 का मतलब है कि जो कि हाईली करप्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट है, उसको बोलेंगे 0। अगर किसी का 1 होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है, सबसे करप्ट माना जाएगा 0 से 1 के बीच में। और जो सबसे अच्छा है उसका जो रैंक है 100 आएगा, 100 नंबर उसको दिया जाएगा, वो जो कि वेरी क्लीन बहुत ही ईमानदार होगा देश। इसमें देखेंगे अपना प्यारा देश भारत का भी रैंक। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 को जारी किया गया। प्रतिवर्ष होने वाले इस रिपोर्ट का ये 28वां संस्करण है, कई सालों से चला आ रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 180 देश इसमें शामिल किए गए हैं और 28वां संस्करण है। डेनमार्क का स्कोर जो कि 90 है और शीर्ष स्थान बना हुआ है। तो ऐसा मान सकते हैं कि डेनमार्क ऐसा देश है 180 देशों में
कि जहाँ पर बिल्कुल ही क्लीन है, कोई करप्शन नहीं है। 90 स्कोर है आउट ऑफ 100 में, समझ सकते हैं। वहीं पे सबसे भ्रष्ट जो है सोमालिया है, जो कि सबसे निचले स्थान पर, इसका स्कोर 12 है, सबसे भ्रष्ट में आता है। और सबसे टॉप 10 देखिए, सबसे कम भ्रष्टाचार देश है डेनमार्क है, जिसका स्कोर 90 है। रैंक कितना है? रैंक 1 है। वहीं पे फिनलैंड सेकंड नंबर पे, जो कि नाटो का सदस्य देश है, 31वां सदस्य देश है नाटो का फिनलैंड। न्यूजीलैंड जो कि ये भी सेकंड नंबर पे है। तो दोनों ही संयुक्त रूप से, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से सेकंड प्लेस पे हैं। दोनों ही समझ सकते हैं बहुत ही कम भ्रष्टाचार है, मतलब बिल्कुल क्लीन बोल सकते हैं आप, ठीक है। वहीं पर अगर अपना प्यारा देश भारत के भी देखेंगे, सबसे देखिए सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं, तो सोमालिया 180 नंबर पे है और स्कोर 12 है। सीरिया का भी बहुत ही ख़राब कंडीशन है। दक्षिण सूडान का भी 178 नंबर पे है। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत का देखा जाए तो 40 अंकों के साथ भारत का स्कोर 85 नंबर पे है, 85 नंबर पे है। भारत का स्कोर 40 है, जो कि आप बोल सकते हैं मॉडरेट है, ठीक है, बीच में है अपना प्यारा देश भारत। 180 देशों के सीरीज में भारत का रैंक है 85। तो कह सकते हैं कि न बहुत ज़्यादा अच्छा है न बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल मॉडरेट में अपना देश बना हुआ है भ्रष्टाचार के श्रेणी में। और 2021 के सूचकांक में भारत को 40 अंक के साथ 25वें रैंक प्राप्त हुए थे और इस वर्ष में भी कोई सुधार नहीं हुआ, वही रैंक है 85 का 85 रैंक है। वहीं पर ब्रिक्स देश की रैंकिंग देखा जाए, जो कि भारत के जो ब्रिक्स है, मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसमें जो रैंकिंग है इसको देखते हैं। जो रैंक है 72 नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका, जो कि भारत से अच्छा कंडीशन पे है। ब्राज़ील भारत से भी भ्रष्टाचार है, रसिया में और भी ज़्यादा है 137 नंबर पे। वहीं पे चाइना भारत से 20 पॉइंट आगे है, जो कि 20 रैंकिंग अच्छा है। तो चाइना का रैंक है 65, भारत का रैंक है 85, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत वासेनर व्यवस्था का अध्यक्ष। भारत वासेनर व्यवस्था का अध्यक्ष के रूप में इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें वासेनर व्यवस्था एग्रीमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, जिसको बोलते हैं डबल यूज गुड्स, और तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। और वासेनर नाम द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में है। एक उपनगर के नाम से लिया गया है और यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ और इस व्यवस्था को औपचारिक शुरुआत जो कि 1996 में हुआ। और इसका सचिवालय कहाँ पे? वियना। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है वियना। इसमें कुल मिलाकर 42 सदस्य हैं। 2017 में भारत भी इस व्यवस्था का सदस्य बना। संयुक्त रूप से 4 अस्थायी सदस्य हैं, जो कि रसिया, अमेरिका, फ्रांस और यूके हैं। चाइना इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। भारत वासेनर व्यवस्था का अध्यक्ष, ठीक है। तो स्मरणीय पॉइंट है कि 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक रूप से वासेनर व्यवस्था को पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण किया है और 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वासेनर की 26वीं वार्षिक बैठक में आयोजन किया गया था और भारत को वासेनर व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी। और कार्यकाल 1 वर्ष का था भारत का, 1 वर्ष तक, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से वासेनर व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की ग्रहण किया है। इससे पहले आयरलैंड के पास अध्यक्षता थी वासेनर व्यवस्था का और यह प्रथम अवसर था जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में देखिए अन्य बहुपक्षीय जो निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से जैंगनर कमेटी है, जांगर समिति जो उसको बोलते हैं। इसे एनबीटी निर्यातक समिति, एनबीटी एक्सपोर्टर्स कमेटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं। भारत इस समिति के सदस्य नहीं है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनएसजी इसको बोल सकते हैं। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है और 1974 में इसकी स्थापना हुआ था और 48 इसके सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह के विषय में देखते हैं। यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है और
इसका स्थापना 1985 में किया गया। 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना है। वहीं में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या जो कि 43 है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, इसका स्थापना हुआ था 1987 में। 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना। कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 35 है। तो ये सब जो कि अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में देखते हैं 2022 के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जिसको बोलते हैं HFI, के तहत पर्सनल, नागरिक और आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। स्मरणीय तथ्य यह है कि जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का ये 8वां वार्षिक संस्करण है। HFI 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों, जिसका जनसंख्या का 98.1% को शामिल किया जाता है या किया गया। HFI 2022 शीर्ष 3 देश को देखते हैं। स्विट्जरलैंड जो कि नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर और एस्टोनिया मानव स्वतंत्रता सूचकांक में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर शीर्ष 10 एशियाई देश के विषय में देखें, सिंगापुर फर्स्ट है और तिमोर लेस्ते सेकंड नंबर पे है, नेपाल चौथे नंबर पे है, अपना प्यारा देश भारत जो कि 10वें नंबर पे बना हुआ है। शीर्ष 10 एशियाई 10 देश हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं ईरान CSW से बाहर हो गया है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ईरान को बाहर कर दिया गया है CSW से, क्योंकि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो महिलाओं की स्थिति पर आयोग, जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्थित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसका स्थापना वर्ष 1946 में किया गया था। यह संयुक्त रूप से राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको बोलते हैं इकोस, एक कार्यात्मक आयोग है, फंक्शनल कमीशन है और इसमें 45 सदस्य राष्ट्र किसी समय पर इस समय के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का जो प्रतिनिधि है इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण, जिसको बोलते हैं इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और जिसका कार्यकाल 2025 तक है। इसके विषय में देखते हैं, स्मरणीय पॉइंट यही है कि 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोस ने ईरान को शेष कार्यालय के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। 2022 से लेकर 2026 तक प्रस्तावित था ईरान का CSW से ईरान का कार्यकाल, लेकिन उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें 29 देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देश ने मतदान किया था। विपक्ष में जो 8 देश रहे हैं, जो कि बोल्विया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान और रसिया और जिम्बाब्वे ने जो कि विपक्ष में मतदान किया, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं किए, क्योंकि महिलाओं की कंडीशन ईरान में बद से बदतर है। और जबकि भारत 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया, भारत ने पुल आउट समझ सकते हैं, दोनों ही पक्षों में मतदान नहीं किया भारत। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला जिसका नाम है मरका अभिमनी को मोटली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया था। उन्हें मारा पीटा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस घटना के बाद ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। और इन प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर की कार्रवाई की, बिल्कुल है क्रुएल्टी की कार्रवाई किया, जिसको वजह से ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया, जो कि न्यूज़ में रहा है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसको याद कर लीजिएगा, CSW का
फुल नेम है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन, ठीक, इससे बाहर कर दिया गया क्योंकि एक महिला को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया हिजाब न पहनने की वजह से, उनको मारा पीटा गया, जिसकी वजह से अमिनी की, उसका नाम अमिनी था, मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ईरान में बहुत ज़्यादा भयावह रूप से विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर क्रूर की कार्रवाई किया, क्रुएल्टी का, जिसकी वजह से CSW से, जिसको बोलते हैं कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन, इससे ईरान को बाहर कर दिया गया। तो आई होप क्लियर हुआ CSW से क्यों बाहर किया गया, क्या है, ठीक है। कितने देश ने इसमें हैं, 45 राष्ट्र हैं इसमें, और किसने कितना मतदान किया विपक्ष में, कितना पक्ष में मतदान किया, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग, जो कि 2022 के विषय में देखते हैं। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट्स का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी भी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। असमरी पॉइंट देखिए क्या है, 8 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं IMD, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट्स रैंकिंग को 2022 को जारी किया गया। यह इसका 9वां संस्करण है। 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम आय वाले जो 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया था, कुल मिलाकर 63 अर्थव्यवस्था का मतलब 63 देशों को शामिल किया गया था। इसमें जो टॉप लेवल का जो कंट्री है, जिसका स्कोर विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट्स रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिसका स्कोर 100 है। स्वीडन का सेकंड नंबर है और आइसलैंड का थर्ड नंबर है, ठीक है। और लगातार 6वें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और 63 देशों की सूची में अपना प्यारा देश भारत का स्कोर 52 बना हुआ है, टोटल आउट ऑफ 63 कंट्री में, ठीक है। तो 63 देश में भारत का रैंक 52 है, ठीक है, जिसका स्कोर 42.76 है। वहीं पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर का जो स्कोर है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें नंबर पे है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21 और 22 में कितना रैंक है, तो काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स 2023 के विषय में। 7 देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना हो सकता है। तो 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, जिसको बोलते हैं, इनके द्वारा 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स की घोषणा किया गया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से घोषित किया गया। स्मृति पॉइंट ये है कि वर्ष 2019 में मई के महीना में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पदभार को ग्रहण किया। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, एक हास्य कलाकार थे, हास्य अभिनेता थे और लेखक भी थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल का नेतृत्व किया गया, वार टाइम लीडर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया और उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन, मतलब चेक गणराज्य एक देश है, इसका जो सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन, इससे सम्मानित किया गया है। वहीं पर जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार, जिसको जीवाश्म का नामकरण वोलोडिमिर जेलेंस्की के नाम पर रखा है या रखने की घोषणा किया है। और फेदर स्टार समुद्री जीवों का एक विलुप्त प्रजाति है
और फाइनेंशियल टाइम्स ने व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 को घोषित किया है। अन्य विजेताएं हैं जो कि हीरोज ऑफ द ईयर कौन है, द वुमेन ऑफ ईरान, और एंटरटेनर ऑफ द ईयर है ब्लैंक पिक। एरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर किया गया, मिशेल यो को आइकन ऑफ द ईयर, और गेटरी रॉबिन्सन जेम्स को इनोवेटर ऑफ द ईयर घोषणा किया, जो कि अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम है। वहीं पर ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जो है मिकी गैटन को मिला है। ठीक है, तो आई होप टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के विषय में पूर्ण रूप से आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को। देखना 2022 की सूची जारी हुई है और इस सूची में 19वां संस्करण है सूची का। इसमें जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि जर्मनी की हैं, शीर्ष पर बनी हुई हैं। वहीं पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष जो कि हैं क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे स्थान पर है। जाहिर सी बात है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है तो कई सारे देशों का एक संघ है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन भी है और पावरफुल भी है। चाहे इकोनॉमिक कंडीशन से देखा जाए हर तरह से, तो पावरफुल भी है, तो हर तरह से देखा जाए तो उर्सुला वॉन डेर लेयन शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे स्थान पर, वो भी यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। वहीं पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, इनके माँ बाप भारतीय मूल के रहे हैं। और तीसरे स्थान पे हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। वहीं पे यूएसए की टेलर स्विफ्ट, जो कि सबसे युवा 33 वर्ष की सबसे शक्तिशाली महिला हैं, यूएसए की टेलर स्विफ्ट। वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी, जो कि सबसे उम्रदराज 82 वर्ष की शक्तिशाली महिला है, जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, और 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार इनको शामिल किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के महिला प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर समग्र रूप से देखा जाए तो 7वां स्थान इटली के महिला प्रधानमंत्री को 7वां स्थान मिला है। ठीक है, और इस सूची को थोड़ा सा एक बार गौर करते हैं। जो प्रमुख महिलाएं हैं, चौथे नंबर पर मैरी बर्रा, जो कि अमेरिका के सीईओ जनरल मोटर्स के हैं। वहीं पर क्रिस्टिना जॉर्जियो, जो कि बुल्गारिया के हैं, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिया जो कि 12वें नंबर पे है। वहीं पर 17वें नंबर पर साई इंग वेन, ताइवान के, जो कि ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। जैनेट एलन, जो कि अमेरिका के ये हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी, वित्त मंत्री अमेरिका के हैं। और एसिंडा जार्डन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के हैं। जेसिंडा आर्डन अभी हाल में भारत में आगमन हुआ था। और इसके अलावा सना मारिन, जो कि फिनलैंड की हैं, प्रधानमंत्री फिनलैंड की सना मारिन। और सियोमारा कास्त्रो होंडुरुस की, जो कि राष्ट्रपति हैं होंडुरुस की। सामिया सुलू हसन तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने भारत देश के भी कुछ महिलाओं को देखते हैं जो जगह बनाई है टॉप 100 में। तो 6 महिलाओं को जगह मिली है भारत के, जिसमें से भारतीय जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमण, इस वर्ष की सूची में इनको 36वां स्थान मिला, जो कि टॉप लेवल पे हैं भारत की तरफ से। उन्हें लगातार चौथी बार इस सूची में जगह मिली है। इससे पहले 2021 में 37वां नंबर पे थी, 2020 में 41वां और 2019 में 34वें नंबर पे हैं। अभी जो है 2022 की सूची में इनको 36वां स्थान मिला है। वहीं पर HCL टेक की चेयरपर्सन, जिनका नाम है रोसलिन नाडर मल्होत्रा, जो कि 53वें स्थान पर हैं। सेबी के अध्यक्ष, जो कि माधुरी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं, जो कि 54वें स्थान पर बनी हुई है। सोमा मंडल, जो कि सेल की स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं, सोमा मंडल, जो कि 67वें स्थान पर हैं। वहीं पर बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह, जो कि 77वें स्थान पर बनी हुई है। और फाइनली जो छठा नंबर है, नायका की संस्थापक और CEO हैं फाल्गुनी नायर,
जो कि 99वें नंबर पे बनी हुई हैं भारत की तरफ से। तो टॉप 100 में भारतीय जो महिलाएं हैं 6 लोग उसमें शामिल हैं, जो कि टॉप 100 में हैं, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हैं। तो एक बहुत ही गौरवशाली बात है कि भारत की 6 महिलाएं टॉप 100 में जगह बनाई हैं। और 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 में बीबीसी के द्वारा जो रिलीज हुआ, बीबीसी के द्वारा, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 में जारी किया गया। इसका थीम था प्रोग्रेस। यह इसका 10वां संस्करण है। यह उन महिलाओं को संदर्भित करता है जिन्होंने हाल में ही महीनों के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। तो बीबीसी ने जारी किया है। इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक अभिनेत्री हैं, शीर्षा बांदला, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, और स्नेहा जवाले एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं, और गीतांजलि श्री लेखिका हैं। इनको भी शामिल किया गया है टॉप 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची, जो कि बीबीसी के द्वारा जारी किया जाता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जारी किया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, जहाँ तक होता है मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट पर लिविंग रिपोर्ट 2022 को देखते हैं। दिसंबर 2022 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 को रिपोर्ट जारी किया गया है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, जिसका मतलब ट्वाइसली ईयरली सर्वे, मतलब साल में 2 बार इसका सर्वे किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा संचालित किया जाता है। यह हर साल में जून और दिसंबर महीने में जारी किया जाता है। तो इसको अर्धवार्षिक बोलते हैं। 2 बार जारी किया जाता है, जून और दिसंबर महीना में। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान किया गया है। वहीं पर जो न्यूयॉर्क शहर है, कीमतों के आधार पर जो कि बेस रखा गया है, आधार शहर या आधार सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं पर EIU के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे कॉस्टली सिटी हैं, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, न्यूयॉर्क में रैंकिंग में पहली बार जो शीर्ष स्थान न्यूयॉर्क हासिल हुआ है। और 10वीं दमिश्क, जो कि सीरिया है, सीरिया में दमिश्क का स्थान है, सबसे सस्ता शहर है विश्व में रहने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहेगा सीरिया में, क्योंकि आतंकवाद से बिल्कुल लैस देश है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद से भरा हुआ है। 2022 में विश्व के अन्य किसी शहरों के तुलनात्मक में अगर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो काराकास वेनेजुएला में दर्ज किया गया है, 132% का दर्ज किया गया है। वहीं अपने प्यारा देश भारत के कुछ शहरों को भी देखते हैं। भारत के शहर जो बेंगलुरु हैं, चेन्नई है, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में बेंगलुरु का स्थान, जो कि कर्नाटक में है, 38 नंबर पे है। ओवरऑल रैंक देखा जाए तो 161 और स्कोर है 38। और चेन्नई का जो रैंक है 164 है। वहीं पर अहमदाबाद का रैंक 165 है। ठीक है। तो 172 देशों की श्रेणी में 161 रैंक है बेंगलुरु का, 164 रैंक है चेन्नई का और 165 रैंक है अहमदाबाद का। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, भारत GPAI का अध्यक्ष बना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत अध्यक्ष बना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक, जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के जो बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। और GPAI के सचिवालय की जो स्थापना हुई है पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, जिसको बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में किया गया।
GPI के 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 14 देश ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवानिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है यूरोपीय संघ। इसमें यूरोपीय संघ मतलब यूरोप के जो देश हैं मोस्टली इनमें यूरोपीय संघ में शामिल हैं, ठीक है। और GPI के सदस्य देशों की कुल संख्या 29 है। इसके अलावा OECD GPI के अस्थायी परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। वहीं पर दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI के पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। स्मरी पॉइंट को देखते हैं। 21 से 22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा सम्मेलन टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए GPAI परिषद का अध्यक्षता ग्रहण किया है और भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण किया भारत ने अध्यक्षता। और GPI काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल हैं। साथ ही साथ देखते हैं GPAI के शिखर सम्मेलन जो कि 3 से 4 दिसंबर 2020 कनाडा के मोन्ट्रियल में हुआ पहला शिखर सम्मेलन, दूसरा वहीं पर हुआ पेरिस फ्रांस में, और तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के विषय में देखते हैं। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 के विषय में देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में जो पारदर्शिता को ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का जो प्रकाशन होता है वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है और इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें 14 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 इंडिकेटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को 14 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियों में विभाजित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिसका स्कोर 40 है, नवीकरणीय ऊर्जा जिसका स्कोर 20 है, वहीं पर ऊर्जा उपयोग कुल 20 है, वहीं पर जलवायु नीति कुल 20 है, ठीक है। इसको देखते हैं 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जो जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। इसमें देखिए कुल 18वां संस्करण है। इस साल 2023 में 3 जो स्थान में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में टॉप 3 1 2 3 में किसी का स्थान नहीं है, इसके बाद चौथे स्थान पे है। क्यों नहीं दिया गया स्थान? क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी कोई भी देश अपना जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया, कोई भी देश। और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है और कोई भी देश को हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। और 2023 में सर्वोच्च रैंक पाने वाले देश के रूप में अगर चौथा स्थान है तो डेनमार्क को मिला है 4th नंबर पर। 1 2 3 तो बिल्कुल खाली है, कोई भी स्थान नहीं दिया गया क्योंकि कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाया है। वहीं पर चौथा नंबर दिया गया डेनमार्क को और ईरान जो कि 63वें स्थान पर, जो कि सबसे अंतिम पायदान पर ईरान का स्थान बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में जो टॉप शीर्ष में देश में देखिए डेनमार्क का चौथा स्थान है, 1 2 3 तो गायब है बिल्कुल। 5वां स्थान पर स्वीडन है, 6वां पर चिली है, 7वां पर मोरक्को है। भारत का जो स्थान है ठीक ठाक स्थान पे है, जो कि 8वें स्थान पर बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए
तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 8वां है, जो कि बहुत ही अच्छा, टोटल आउट ऑफ 63 कंट्री में। वहीं पे ब्रिक्स देशों की स्थिति देखा जाए तो भारत का रैंक 8वां है, ब्राज़ील 38 नंबर पर, चाइना 51 नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका 44 नंबर पर, वहीं रसिया 59 नंबर पर है। तो भारत का स्कोर दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री में बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं मानूंगा कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है अपना प्यारा देश भारत का, और इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। 2023 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पर 2022 में 10वां स्थान था, 2021 में 10वां स्थान था। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया भारत की तरफ से, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वहीं पे ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस में जो भारत का प्रदर्शन रहा है 9वां रैंक है, नवीकरणीय ऊर्जा में 24वां है, ऊर्जा उपयोग में 9वां है, और जलवायु नीति में 8वां रैंक है। अब देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 को। इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, जिसको बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक का 9वां संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है आप रिपीट करिए, सारे इंडेक्स को 2-3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल कवर हो जाएगा आपका। इसका शीर्षक है द टेक्टोनिक ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वलिटीज, जो कि इस सूचकांक का 9वां संस्करण का शीर्षक है। स्मरणीय पॉइंट ये है कि 133 देशों में शामिल हुए हैं, 133 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 133 देश इसमें शामिल है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 175 शहरों को शामिल किया। इसमें स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन स्थित है। प्रथम 5 नंबर पर स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, सिंगापुर सेकंड, 3rd नंबर पर डेनमार्क है, 4थे पर यूएसए है, और 5वें नंबर पर स्वीडन है। वहीं पर अंतिम 5 स्थान पर जो 133वां नंबर पर चार्ट है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि 132 नंबर पर है, इथियोपिया 131 नंबर पर, अंगोला 130वें नंबर पर, माले 129 नंबर पर है। वहीं अपना प्यारा देश भारत 101 का स्थान पर बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक स्कोर है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में, जो कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 101 है 133 देशों में। ठीक है, और इसमें भारत के 8 शहरों का स्थान मिला है। बेंगलुरु को 125, मुंबई के 135, चेन्नई के 142, पुणे के 146, हैदराबाद 147 और दिल्ली को 159, कोलकाता 162 और सूरत को 169वां स्थान मिला है, जो कि सबसे अच्छा स्कोर है बेंगलुरु और मुंबई का। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को है उसको 30 स्थान प्राप्त हुआ। बांग्लादेश का ढाका है उसको 175वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। ठीक है, तो यह 4 कारकों पर आधारित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिलर्स और इंडिकेटर्स और कारक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, इन्हीं के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है देशों को। ये कौन कौन के कारक हैं? सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत हो गया, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, जो कि गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी हो गया, साथ ही साथ रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उसका प्रवर्तन, एंटी ब्राइबरी डिटरेंस और इन्फोर्समेंट, और चौथा है मीडिया की भूमिका सहित समाज की निगरानी हेतु क्षमता। ये 4 कारक हैं। पहला कारक आपने देख लिया, समाज, सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, दूसरा है सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, तीसरा है रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन, वहीं पर चौथा है मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज, जो कि 4 कारक हो गया। इन्हीं 4 कारक के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। देशों को 101 से लेकर 100 के बीच में अंक दिया जाता है। जो सबसे 1 है सबसे कम जोखिम होता है, जो 100 होता है सबसे हाईएस्ट जोखिम होता है।
वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। स्मरणीय पॉइंट यह है कि 2022 के रैंकिंग जारी किया गया वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2022 को, और जारी कौन किया है? रिश्वतरोधी मानक निर्धारण संगठन इनको जारी किया है। 194 देश इसमें शामिल हैं और 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर कोरिया को 93 स्कोर के साथ सबसे अंतिम नंबर मतलब 194 स्थान है। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत को सबसे ज़रूरत है, क्योंकि भारत को रैंकिंग देखना जरूरी है। 194 में जो अपना प्यारा देश भारत का रैंक है 86वां स्थान है। स्कोर कितना? 48 है। तो स्थान मतलब मॉडरेट में है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, नहीं बहुत ख़राब कर सकते, मतलब बिल्कुल मॉडरेट में है। जो कि पिछले साल था 2021 में 22वां नंबर पर था, अभी 86 नंबर पर हो गया। थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के विषय में। 2022 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जिसको बोलते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2022 का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसका 13वां संस्करण था। इसमें कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 फैक्टर्स में विभाजित है और 44 संकेतक के आधार पर है। इसका स्मरणीय पॉइंट है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है, इसमें 140 देश के कानून का मूल्यांकन करता है। इसमें अगर डेनमार्क को देखा जाए तो इसका कानून बहुत ही अच्छा है और शीर्ष में बना हुआ है, रैंक 1 है। नॉर्वे 2nd नंबर पर, फिनलैंड 3rd नंबर पे है। वहीं पर अफगानिस्तान का जो स्कोर 138वां है स्थान पर है, 139वां कंबोडिया है, वहीं वेनेजुला 140वें स्थान पर है, जो कि कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। और 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का स्थान 69 नंबर है, श्रीलंका का 74। अपना प्यारा देश भारत का जो रैंक है, ठीक है, इसको दिल में मैं बना दिया हूँ, ठीक है। इसका रैंक है, भारत का रैंक 77 है, जो कि मॉडरेट में है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि अगर क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए तो 3रे स्थान पर है, ठीक है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2022 को देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 को देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी किया गया था। 2018 में IPFRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन को स्वयं से अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक, जो कि बिल्ट हंगर हेल्प और कर्सन वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 इंडिकेटर्स या 4 संकेतकों अल्पपोषण, पहला अल्पपोषण, दूसरा बाल दुबलापन, तीसरा है बाल ठिगनापन और चौथा है बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक जो कि 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 देखा जाए तो सबसे खराब स्कोर 100 माना जाता है। और जिनके आधार पर देश में भूखमरी की जो तीव्रता का आकलन किया जाता है, जिसका स्कोर 9.9 है या उससे कम है उसको निम्न के श्रेणी में रखा गया है। वहीं 10 से 19.9 के बीच में मध्यम का श्रेणी है। गंभीर जो सीरियस है 20 से 34.9 है। 50 या उससे अधिक जिसका स्कोर है वह भूखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्म कंडीशन है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि 13 अक्टूबर 2022 को कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प जो कि दोनों के संयुक्त के द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक को जारी किया गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया। 2022 का रिपोर्ट, इसका 17वां संस्करण है इस साल 2022 वाला, जो 2023 में जारी किया गया। 2022 में जो 17वां संस्करण है, इस रिपोर्ट जो कि खाद्य प्रणाली रूपांतरण और स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित है। साथ ही साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग जो कि अल्पपोषित थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो कि 18.2 है। वहीं पर भूख की मध्यम जो कि मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है।
क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशियाई स्कोर में भुखमरी का स्तर जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद साउथ साउथ ऑफ द सहारा का स्थान है। और वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश है सोमालिया, और भुखमरी की चरम भयावह स्थिति है सोमालिया का। ठीक है, इस श्रेणी में कोई भी देश इस श्रेणी में नहीं है, GHI 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में नहीं है। और जबकि 5 देश ऐसे हैं जिनका नाम है मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, जो कि भुखमरी की अलार्मिंग कंडीशन पे हैं। वहीं पर बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान, जो कि भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। वहीं पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की सर्वाधिक दर है जो कि 52.2% है। ठिगनापन जिसको बोलते हैं स्टनिंग, इसमें यमन में सर्वाधिक है। दुबलापन, जो कि इसमें दुबलापन भारत इसमें सबसे कम आयु के बच्चों में दुबलापन जो कि है सर्वाधिक मामले में भारत इसमें हाईएस्ट दर्ज किया गया है जो कि 19.3% है। और वहीं पर 5 बच्चों की आयु में बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सबसे अधिक हो रही है, जो कि हाईएस्ट नंबर पर सोमालिया बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है कि वर्ष 2022 की जो GHI रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में स्कोर की गणना कर उन्हें रैंक प्रदान किया गया है। 17 ऐसा देश है जिनका रैंक जिसका स्कोर 5 से कम है, उनको अलग अलग व्यक्तित्व के स्थान या रैंक के प्रदान नहीं की गई है, उन्हें सामूहिक रूप से 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। और कोस्टा रिका UAE जो संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर है। तो ब्राज़ील का रैंक 20वां है, रूसी संघ 28 है, भारत का रैंक 107 है। ठीक है, और चाइना के अलावा 1 से 17 रैंक समूह के अंदर आता है। दक्षिण अफ्रीका जो कि 59 है। अंतिम 5 देश है, यमन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, चाड और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है 2022 में, जो कि 121 रैंक है। तो बहुत अच्छा, 121 देश में भारत का रैंक 107 है, तो जो कि बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है जहाँ पे भारत में जो कि भुखमरी की कंडीशन है स्कोर के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के विषय में। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के विषय में। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है QS द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है और ये एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालता है। और 12 अक्टूबर 2022 को जो टाइम हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को जारी किया। 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया। इसमें देखिए 115वां संस्करण है इस देश का। कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है वो चीन का है, 125 विश्वविद्यालय 760 विश्वविद्यालय में से। पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चाइना जो कि मुख्य भूमि पर 100 स्कोर के साथ नंबर 1 पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 2nd नंबर पे है, वहीं पर सिंधुआ भी 3rd नंबर पर बना हुआ है। भारत के कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को संस्थानों को शामिल किया गया है। IIT बॉम्बे जो कि रैंक 1 है, एशिया में रैंक 40 है और एशिया में रैंक 46 है। IIT दिल्ली का 52 नंबर है, IIT बेंगलुरु का 53 नंबर है, IIT बंदरास का 61 नंबर है, IIT खड़गपुर का। वहीं पर दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि 85वें नंबर पे है ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 के विषय में। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 के विषय में। यह 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्र में 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर आधारित है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 को जारी किया है। 104 देशों और क्षेत्रों के कुल 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान किया गया। इसमें देखा जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सबसे बड़ा संस्करण है और USA के 177 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं और जापान जो कि 117, UK के 103 और चाइना के 95 विश्वविद्यालय और भारत के 75 विश्वविद्यालय का स्थान है। रैंकिंग में अगर यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को
प्रथम स्थान दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वीं बार प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पाया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके का है। वहीं पर चीन का जो सिंधुआ विश्वविद्यालय 16वें रैंक के साथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। भारत का देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में जगह नहीं बना पाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और IISc बेंगलोर मात्र है कि जो टॉप 300 में जगह बनाया है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।